मेरा सवाल यह है कि आर्टिकल 224 224 पाकिस्तान के आइन का, उसमें कोई गुंजाइश है कि जब असेंबलीज डिसॉल्व होती हैं तो उसके 90 दिन के बाद इलेक्शन होना चाहिए? कोई इसको चेंज कर सकता है? यानी इसकी कितना भी आप अपना ज़हन इस्तेमाल कर लें, जितने अच्छे वकील ले आए, मुझे यह समझा दें कि 90 दिन के बाद कैसे हो सकता है कि हुकूमत ये केयरटेकर चल सकती है। और मेरा अगला सवाल है कि जो पाकिस्तान की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जो करारदाद मकासद, जो बुनियाद रखी थी कि पाकिस्तान का रोड मैप क्या है, उसमें एक चीज वाज़ेह है कि सॉवरेनिटी वो अल्लाह की है और अल्लाह के बाद जो फैसले करेंगे वो अवाम के मुंतखब किए हुए नुमाइंदों की है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की है, जो अवाम ने सेलेक्ट किए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो केयरटेकर गवर्नमेंट दो बैठा दी हैं लाके, पहले तो ये सारी, कभी, मैं फिर से कहता हूं, कभी ऐसी जानबदार केयरटेकर गवर्नमेंट्स नहीं आई। लेकिन उसके अलावा क्या अब ये 90 दिन के बाद ये बैठेंगी जिनका सिर्फ काम है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ पूरा एजेंडा है कि हमें खत्म किया जाए या हमारे पर केसेस बनाए जाए, नून लीग को जताया जाए या पीडीएम को जताया जाए? ये किस तरह 90 दिन के बाद बैठेंगे? क्योंकि ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं। इनका तो सिर्फ काम था केयरटेकर गवर्नमेंट्स का कि आके साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना। स्वाय साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने के सब कुछ और कर रहे हैं। जेआईटी, मैं फिर से कहता हूं, जो जेआईटी पंजाब गवर्नमेंट ने बनाई थी, जो मेरे ऊपर कातिलाना हमला हुआ था, वो कैसे बंद कर दी है? उसका रिकॉर्ड कैसे गायब हो गया? ये इनका मैंडेट किधर से आ गया? ये वो स्टेप्स उठा रहे हैं जो किसी भी केयरटेकर गवर्नमेंट नहीं उठा सकती थी। बड़ा वाज़ेह है केयरटेकर गवर्नमेंट का क्या रोल है। तो ये 90 दिन के बाद कैसे ठहर सकते हैं? और मैं फिर से ये कहता हूं कि ये जो अटैक्स कर रहे हैं अदलिया पे, इसका सिर्फ एक मकसद है, उनको ब्लैकमेल करने का, डराने का, धमकाने का, कि कहीं वो इस प्रेशर में आके तो इससे पीछे हट जाएं, जो कि एक वाज़ेह आइन के अंदर 90 दिन की स्टिपुलेशन दी हुई है। मैं आज दो और चीज़ों पे भी जल्दी से बात करना चाहता हूं। एक, कि हमारे लोगों ने जो सीनियर लीडरशिप ने जो गिरफ्तारी दी थी कल यहां लाहौर के अंदर, उनको बजाय ये कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो सियासी तौर पे वो जो जिन्होंने एक पुरअमन एहतजाज के लिए एक अपना एहतजाज जमहूरियत में रजिस्टर करवाया था, उनको ऐसे रखा जा रहा है जिस तरह वो कोई दहशतगर्द है। उनको कभी कहां भिजवा रहे हैं, कभी किस शहर में भिजवा रहे हैं। शाह महमूद को अटक भिजवा दिया, असद उमर को लिया भिजवा दिया, किसी को डीजी आजम स्वाति को। ये क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये लोग इससे देख के डरेंगे? अगर इसको देख के डरते, जो आज पेशावर में पब्लिक निकली है, ऐसे निकलती जिस तरह पब्लिक निकली है। और इंशाल्लाह कल आप पिंडी में देखेंगे कि जिस तरह पब्लिक निकलेगी, अब कहेंगे हमें जेलों में डालो। ये खौफ नहीं है किसी को अब कि ये आप जो वो अटक चले जाएं या कहीं चले जाए तो हम डर जाएंगे। कि आप अगर ये समझते हैं ये जो इस मुल्क की बदकिस्मती है कि ये सारे जो मुजरिम पेशा लोगों को ऊपर बैठा दिया और उनके पीछे सहूलतकार, क्या वो समझते हम डर जाएंगे इससे? इससे लोगों का अज़म और मजबूत हो रहा है। हमें सारी जगह से मैसेजेस आ रही हैं, जो हमारे लोगों को लेके गए हैं लिया या डीजी खान या जिधर भी, सारे कह रहे हैं कि हम खड़े हैं। एक एक से मैसेज आई है कि बिल्कुल हमने अब पीछे नहीं हटना। सो इससे कोई घबरा नहीं रहा। और कल इंशाल्लाह पिंडी में देखेंगे जिस तरह पब्लिक निकलेगी, जिस तरह हमारी क़यादत तैयार है अपने आप को ये जेल भरो तहरीक के अंदर शामिल होने के लिए। और फिर जो हमारा एहतजाज, जिसका जो दूसरा पहलू है, एक तो ये है कि जो हमारे पर तशद्दुद हुआ, जुल्म हुआ, जो इन्होंने जिस तरह की एफआईआर, जो हर रोज एक मिशन पे हैं कि किसी ना किसी तरह इलेक्शन ना करवाओ और इनको क्रश करो तहरीक इंसाफ को। तो एक तो इसके ऊपर एहतजाज है, पुरअमन एहतजाज है। और मैं ये याद करवा दूं आपको कि श्रीलंका में इन्हीं हालात के अंदर
पब्लिक सड़कों पे निकली थी और लोगों ने जलाए थे घर, प्राइम मिनिस्टर का घर जला दिया था, पब्लिक खुद सड़कों पे आ गई थी। अगर ये तहरीक इंसाफ इस वक्त ना हो तो ये पब्लिक इसी तरह सड़कों पे निकलेगी। जिस तरह के हालात यहां बन गए आज पाकिस्तान में, पब्लिक तो खुद निकलने के लिए तैयार है सड़कों में। मैं अपना जो लाहौर हाई कोर्ट, मुझे 3 बजे तो हमें पता, उन्होंने जब हमें पता चला कि वो बुला रहे हैं और वो कहते हैं आपको पेशी देनी पड़ेगी, 3 बजे तो फैसला करते हैं, 4:15 बजे घर से निकलता हूं और जो पब्लिक सड़कों के ऊपर आती है, ऐसे तो पब्लिक कभी नहीं निकलती। तो पब्लिक तो तैयार बैठी हुई है। जिस तरह आज पेशावर में देखा, कौम तो तैयार है। अगर हम ये पुरअमन तरीका ना इख्तियार करें तो ये कौम वो रास्ता इख्तियार करेगी, ये कौम उस तरफ जाएगी जिधर इस मुल्क के अंदर तबाही मचेगी। इसको रोकने के लिए ये पुरअमन एहतजाज है। और जो दूसरी वजह है मेरी एहतजाज की, जो दूसरी वजह है वो मैं भी आपको बता दूं कि जो शहबाज शरीफ ने कल तकरीर की, कौम को मजीद और कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। शहबाज शरीफ, ये कौम 10 महीने से जो आपने साजिश करके ये चोरों का टोला ऊपर बैठाया है, जिसमें आप सबसे बड़े डाकू हैं और आप और बड़े भाई और आसिफ जरदारी, आपसे बड़े डाकू इस मुल्क में आए नहीं। 30 साल से आप चोरी कर रहे हैं, अरबों रुपया आपने चोरी करके मुल्क से बाहर भिजवाया है। जरा पूछें तो सही है कि आपका टब्बर वहां रहता कैसे है? कौन सी आपकी आमदनी थी जो इतने इतने बड़े बड़े आपने घर खरीदे? यहां का चोरी का पैसा था, तो अपना पैसा बाहर भिजवा दिया। 1100 अरब रुपए के करप्शन केसेस माफ करवा लिए अपने, और कौम को कहते हैं कि ओह अभी आपके इम्तिहान खत्म नहीं हुए, अभी मजीद और महंगाई आने वाली है। मैं इसके ऊपर सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि कभी शहबाज शरीफ लोगों को पूछा है कि आज लोगों का गुजारा कैसे हो रहा है? जब हमारे दौर पे आप बार बार हर रोज असेंबली में खड़े होकर जुड़ा, हमारे दौर में तो कोई ऑपोजिशन के मसले नहीं थे। जो आपके केसेस थे वो तो सारे आपके 95% केसेस आपके खिलाफ वो तो पहली गवर्नमेंट से बनाए हुए थे, आपके अपने दौर में बने थे। इसहाक डार तो आपकी हुकूमत में इस मुल्क से फरार हुआ था। जब उससे पूछा गया कि इतने ज्यादा पैसे $5 मिलियन बाहर कैसे भिजवाए हैं, तो जब उसे जवाब पूछा मुल्क से बाहर भाग गया। नवाज शरीफ के दोनों बेटे आपके दौर में मुल्क से बाहर फरार हुए थे। जब उनसे पूछा गया कि बताएं ये आपकी प्रॉपर्टीज अरबों रुपए की किधर से आई हैं, वो बाहर भाग गए। ये जो इसका शहबाज शरीफ, आपका जो बेटा, आपका जो दामाद था, वो आपके दौर में बाहर भागा था जब पता चला कि सरकारी तौर पे वो उसने सरकारी एक अपनी कोई बिल्डिंग किराए पे दी हुई थी, वो अभी बनी नहीं थी, उसको जब पैसा मिल रहा था, जब उससे सवाल पूछा वो बाहर भाग गया। और आपका पता है कि आपका ट्रायल हो रहा था और आप पकड़े जाने वाले थे मकसूद चपरासी के केस में, और वापस आके जैसे ही आप इक्तदार में आए तो 4 गवाह मारे गए हैं जिनको पैसे, आपके नौकर थे जिनको पैसे आ रहे थे, जिसमें मकसूद चपरासी, चारों को हार्ट अटैक हो गया। कोई इतनी उम्र भी नहीं थी उनकी, चारों को ये एकदम आते साथ ही 2 महीने में अटैक हो गया। और सबसे बड़ी बात कि जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था, जो आपका FIA का इन्वेस्टिगेट डॉक्टर रिजवान था, उसको भी हार्ट अटैक हो गया। और आपने सारे अपने केसेस माफ करवा लिए और लोगों को कह रहे हैं कि जो और कुर्बानियों के लिए तैयार हो जा। 30,000 जिसका था पिछली अप्रैल में जब ने साजिश करके हमारी गवर्नमेंट गिराई थी, वो आज सिर्फ 20,000 की चीजें खरीद सकता है। आज कल की महंगाई में 20,000 की चीजें खरीद सकता है, जिसका 30,000 महीने की तनख्वाह थी पिछली अप्रैल में। जो लाख रुपए कमाता था जो घर, उसकी सिर्फ खरीदार की पावर 70,000 रह गई है। और अभी आप जब मजीद और महंगाई करेंगे तो ये और वो नीचे इनके पास तनख्वाहों के अंदर कभी पूरा ही नहीं हो सकेगा कि वो किस तरह बच्चों का पेट पालेंगे। और आप कह रहे हैं अभी और महंगाई होगी। तो ये कौम आपसे सिर्फ एक चीज मांगती है कि जो भी आपने साजिश करके वादे किए थे ना कि मैं एकदम पंजाब स्पीड ला के तो पाकिस्तान को उठा दूंगा, मैं तरक्की कर दूंगा, वो सारी सोशल मीडिया पे आपकी स्टेटमेंट्स चल रही हैं। देखो मैं आते साथ ही 6 महीने में
कैसे पाकिस्तान को उठाता हूं। जब एक जमहूरियत के अंदर आप अपने वादे पूरे नहीं कर सकते और लोगों की कमर तोड़ देते हैं महंगाई के जरिए, आज घरों के अंदर मुश्किल पड़ी हुई है, घरों में लड़ाइयां हो रही हैं। घर में जो बीवियां माएं बैठी हैं वो कहती है हमारा खर्चा पूरा नहीं हो रहा। खामद आगे से कहता है मैं बच्चों की भी फीस देनी है, मैं किधर से पैसा लेके आऊं, मैंने कपड़े लेने हैं। ये हुआ है आज तक घरों में, और आप कह रहे हैं मजीद और महंगाई आने वाली है। ये दूसरी वजह एहतजाज की। हम दो वजह से एहतजाज कर रहे हैं। और मैं आखिर में जाते हुए अपने जजेस को कहना चाहता हूं कि देखें, ये डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान में, ये फैसला कुन वक्त है। इस मुल्क की तारीख भरी हुई है कि इस तरह के, या ये जो ताकतवर जो कानून को अपने आप को ऊपर समझते हैं, या वो इस मुल्क को प्रेशराइज करते हैं अपनी अदलिया को कि वो हट जाएं आइन से, या वो इंसाफ देने से पीछे हट जाएं, या तो वो प्रेशराइज करते हैं। वो ये जो न्यूट्रल्स कहते हैं, इनके प्रेशर में मार्शल लॉ लगता है, ये कायन तोड़ देते हैं। और या फिर ये जो दो माफिया खानदान है, हम याद कराना चाहता हूं इस मुल्क, इस कौम को, इन्होंने इस मुल्क की तारीख में वाहिद डंडों से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया। जस्टिस सजाद अली शाह की रेपुटेशन सारी जुडिशरी जानती है, एक दयानतदार आदमी थे, उनको भगाया। और फिर ये ताड़ड़ जो था पुराना, जो ब्रीफ केस लेके गया कोयटा और वहां जजेस को खरीदा गया, ये इन्होंने किया, वो ये इनकी तारीख है। जो नवाज शरीफ था, ये जब आज से 40 साल पहले या ये क्रिकेट खेलता था जिमखाना के अंदर, सारे लोगों से पूछ लें कि ये मैच खेल के अपने अंपायर खड़े करके मैच खेलता था, ये ताकि इसको कोई आउट ना दे दे। ये क्रिकेट भी रोंदी मार के खेलता था। इसने कोई काम आज तक दयानतदारी से नहीं किया। इसने कभी भी जुडिशरी को दयानतदारी से फंक्शन करते नहीं देखा। जब वो फोन कॉल है कि शहबाज शरीफ कॉल कर रहा है जस्टिस जिसको भी कि जी ये बेनजीर को या सैफुर रहमान, शहबाज शरीफ कुछ और सजाएं बता रहे हैं कि जज साहब इनको ये 3 से 5 साल की सजा दी जाए, ये इनको वैसे जज चाहिए। इनको कभी भी आजाद अदलिया, जिस तरह सजाद अली शाह जैसे जज थे, वो कभी भी इनको गवारा नहीं थे। और बेटी का भी यही हाल है। और अभी शहबाज शरीफ भी वो भी बोल रहा है जजेस के अगेंस्ट। सिर्फ आर्टिकल 224 पढ़ लें आइन का, मुझे ये समझा दें कि कैसे 90 दिन के बाद कैसे हो सकता है कि 90 दिन से आगे इलेक्शन जाए। सिर्फ पढ़ लें। सारी कौम को पता है कि इस वक्त सिर्फ एक तरीका है इस मुल्क को इस दलदल से निकालने का, और वो है इलेक्शंस। जितनी देर ये चलता जाएगा, ये चोर बैठे हुए चोरियां अपनी बचाते जाएंगे और सिर्फ डरे हुए हैं कि इलेक्शन में ये हार जाएंगे, जितनी देर ये ऊपर बैठे रहेंगे, ये मुल्क मजीद दलदल में फंसता जा रहा है। और इसलिए हमने अपनी हुकूमतें कुर्बान की थी। कभी कोई अपनी 60% से ऊपर पाकिस्तान पे हुकूमत कर रही हो एक पार्टी, और वो कभी अपनी हुकूमतें पाकिस्तान की तारीफ पे कुर्बान नहीं की। सिर्फ एक मकसद था कि मुल्क को मजीद या तबाही से बचाया जाए और इलेक्शंस करवाए जाए, जो एक ही तरीका है कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम आएगा। सियासी इस्तेकाम आएगा तो माशी इस्तेकाम आएगा, इसके अलावा कोई हल नहीं है इससे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।